शायद मुझे लग रहा है एलिगेशन आ गया था। एलिगेशन में हमने फर्स्ट टाइप के सवाल कर लिए होंगे कि अगर दो तरीके के मिक्सचर को किया जाए और फिर हमसे कहा जाए कि कितना प्रॉफिट और लॉस, आई लिखना उसमें टाइप 2 एलिगेशन में। टाइप 2 के सवाल कई जगह पर आते हैं, वो रीजनिंग भी होता है और एक तरीके के मैथ्स के भी फॉर्म में आता है। लिखना किस टाइप का ये सवाल होगा एलिगेशन में। जैसे हमने पढ़ा था रेशियो प्रोपोर्शन में, एक थैले में 3 प्रकार के कॉइन्स थे। अगर 3 प्रकार के कॉइन्स का सवाल हुआ तो वो रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, लेकिन 2 प्रकार के कॉइन्स का सवाल हुआ तो वह एलिगेशन का सवाल है। लिखना ए सम ऑफ रुपीज 36 इट इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स। एक थैले में 36 रुपए हैं जो 90 सिक्कों से मिलकर बने हैं। ए सम ऑफ रुपीज 36 इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स। एक थैले में 36 रुपए हैं जो 90 सिक्कों से मिलकर बने हैं। दैट आर आइदर 20 पैसे कॉइन और 50 पैसे कॉइन। दैट आर आइदर 20 पैसे कॉइन्स और 50 पैसे कॉइन। वह या तो 20 पैसों के हैं या 50 पैसों के। दैट आर आइदर 20 पैसे कॉइन्स और 50 पैसे कॉइन। वह या तो 20 पैसों के सिक्के हैं या 50 पैसों के। फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द टोटल अमाउंट। तब बताइए कि यहां कुल 20 पैसों के कितने सिक्के हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन आर देयर इन द टोटल अमाउंट। तब यहां 20 पैसों के कुल कितने सिक्के हैं। तीस सिक्के 20 पैसों के हैं। बताइए सस्ता महंगा दिखा? 3 चीजें दिखनी चाहिए फिर से। सस्ता क्या है? 20 पैसे। महंगा 50 पैसे। और एवरेज कैसे निकालेंगे? तो कुल 36 रुपए का मतलब आप क्या कहेंगे? कुल 3600 पैसे बने हैं। कितने सिक्कों से? 90 सिक्कों से। तो हम कहेंगे कि हर सिक्के की औसतन कीमत कितनी है? हम कहेंगे कि हर सिक्के की औसतन कीमत 40 पैसे हैं। ये एवरेजन कीमत हर सिक्के की आ गई। अरे भाई, अगर एवरेजन हर एक सिक्के पर सेम कीमत होती तो कितनी कीमत आती? 40 पैसे। 1:2 का रेशो, तो हम कहेंगे 1/3। 30 सिक्के वहां पर 20 पैसों के हैं और 60 सिक्के वहां पर 50 पैसों के। अगर आप एलिगेशन से नहीं हल करना चाहें तो दूसरा तरीका भी है। यहां पर माना कि 90 सिक्कों में एक सिक्के 20 पैसों के हैं, तो बचे हुए 90 माइनस x क्या होंगे? 50 पैसों के। हर एक सिक्के की कीमत 20 पैसे, तो कुल कीमत कितनी हो गई उन सिक्कों की? 20x। हर एक सिक्के की कीमत 50 पैसे और कुल कितना होना चाहिए जोड़? 3600, क्योंकि 3600 रुपए हैं। तो 20x प्लस 4500, 50x 3600। तब हम कहेंगे कि 4500 माइनस 3600, 20 में से 50 गए, माइनस 30x। माइनस 30x उधर चला जाए तो यह आ जाएगा 900। x की वैल्यू आप देखेंगे, ये भी कोई गलत मेथड नहीं है, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बट हमें पसंद आता है तरीका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में
सवाल सुना और जवाब, जहां हल भी ना करना पड़े। तो एक और तरीका दिखा रहा हूं मैं, एलिगेशन और इस एक्स के बाद जहां डायरेक्ट आंसर। मुझे बताओ, मान लेते, कल्पना कर लेते हैं पूरे ही सिक्के 50 पैसे के थे, पूरे ही सिक्के। तो 90 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं तो आप मुझे बताइएगा कुल कितने रुपए बनने चाहिए थे? पैसे कितने बनने चाहिए थे? 4500 पैसे बनने चाहिए थे अगर पूरे सिक्के 50 पैसे के होते। एक बदमाश बच्चा है जो 20 पैसे का सिक्का डालता है और 50 का उठा लेता है। कितने की चोरी कर रहा है ये? 30 पैसों की। अगर 30 पैसे कम है 4500 में तो आप कहेंगे कितना सिक्का बदला गया? एक। अगर उसने 2 सिक्के बदले होंगे तो 60 पैसों का कमी आई होगी। 3 सिक्के बदले होंगे तो 90 पैसों की कमी आई होगी। लेकिन एग्जामिनर तो करा है 3600 ही आए, मतलब 900 पैसे की कमी आई है। 30 के हिसाब से कुल कितने सिक्के बदले होंगे उसने? 30 सिक्के बदले होंगे, तब जाकर वहां सीधा 900 के पैसों की कमी आ गई। ये तीसरा तरीका, इसे भी अप्लाई कर सकते थे। चौथा तरीका, ये भी ना पसंद आए, माना एक्स वाई कुल 50 सिक्के, 20x 50y कुल 3600 पैसे। y खत्म करना है, 50 का मल्टीप्लाई 50 का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा, कितने सिक्के थे? 90 थे नहीं, 4500 माइनस 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 30x 900, x की वैल्यू आ जाएगी 30। ये भी मेथड है। लास्ट वाले में हमने माना कि x सिक्के 20 पैसों के हैं, y सिक्के 50 पैसों के, कुल सिक्के कितने हैं? 90। एक सिक्के की कीमत 20 तो टोटल कीमत 20x, टोटल कीमत 50y, कुल कीमत 3600। y खत्म करना है तो y के लिए वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 50 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, कैंसिल हो गया। 30x 900, x की वैल्यू आ जाएगी 30। और कुछ भी ना है तो पांचवा तरीका होता है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन तो उत्तर आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर 30 सिक्के मान लिए जाए कि 20 पैसों के हैं तो 600 पैसे ये बने होंगे, बचे हुए 60 पैसे सिक्कों के पैसे अगर 60 होंगे तो 60 सिक्के बच गए 50 पैसों के, तो वो बने होंगे 3000। कुल 36 रुपए क्या बन पा रहे हैं? अगर हाँ तो हमने जो चुना वो ऑप्शन क्या है? सही है। 5 मेथड हैं जिन्हें आप यूज करना चाहिए, यूज कर सकते हैं। एलिगेशन भी यूज करिए, मेथड है ये सभी। बस ये आखिरी बाय ऑप्शन हम कहेंगे कि डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका। ये मेथड नहीं है जो अभी हमने बताया था, ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका। इसी टाइप में आप ट्राई करिएगा। A sum of rupees 41 was divided among 50 boys and girls. 41 रुपए 50 लड़के लड़कियों में बांटे गए हैं। A sum of rupees 41 was divided among 50 boys and girls. 41 रुपए 50 लड़के लड़कियों में बांटे गए हैं। Each boy get 90 पैसे and a girl 65 पैसे। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले हैं। Each boy gets 90 पैसे and a girl 65 पैसे। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और लड़की को 65 पैसे मिले हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तब लड़के लड़कियों का अनुपात बताइए। सत्रह अनुपात 8। एलिगेशन फिर लगा दीजिए।
एग्जाम हॉल में अगर मैंने कोई सवाल ना भी पढ़ाया और अगर तुम्हें लगा कि वहां 3 क्वांटिटी दी गई है, आप एलिगेशन लगा सकते तो आप उसे अप्लाई कर दीजिए। चीपर 65 पैसे, डियरर 90 पैसे, और ईमानदारी से अगर 4100 पैसे 50 लड़के लड़कियों में बांटे जाते तो एवरेजन कितना पैसा आता? 82 पैसे। तो हम कहेंगे कि 8-17 गर्ल्स टू बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशो हो जाएगा, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, 17:8। हम कहेंगे 17:8। और 17:8 क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि हमें पूछा गया है बॉयज़ टू गर्ल। अगर गर्ल्स टू बॉयज़ होता तो आंसर फिर बदल जाता 8:17। इसलिए शब्दों पर ध्यान देना। पूछा क्या है, जो पूछा है हम आंसर उसी के रूप में बताएंगे। एक इसी में इस टाइप का सवाल भी आता है लिखना, वो कैसा होगा? इन ए जू, एक चिड़ियाघर में, देर आर रैबिट्स एंड पिजन, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। इन ए जू देर आर रैबिट्स एंड पिजन, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 200, यदि सिरों को गिना जाए तो वह 200 हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 200, यदि सिरों को गिना जाए तो वह 200 हैं। एंड इफ लेग्स आर काउंटेड दे आर 580, और यदि पैरों को गिना जाए तो वह 580 हैं। हाउ मेनी पिजन आर देयर, तब यहां कुल कितने कबूतर हैं? हाउ मेनी पिजन आर देयर, तब यहां कुल कितने कबूतर हैं? पिजन में पैर कितने होते हैं? 2, और रैबिट में तो चीपर डियर लगा दीजिए। सस्ता मालूम है, महंगा मालूम है, एवरेजन पेयर निकाल लीजिएगा। अगर एवरेजन पेयर बांटे जाते तो कितने आते? 90 पिजन 110 रैबिट। उल्टा तो नहीं हो रहा है? चेक करो वाला, पैर ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं? 90 रैबिट आएंगे। आइए देखना, इधर फिर एलिगेशन लगा रहे हैं हम। सस्ता है 2 पेयर, महंगा है 4 पेयर, एवरेजन पेयर कितने हैं? तो 580 पेयर टोटल है, कुल कितने लोगों के? तो हमने कहा 29/10। एवरेजन पेयर कितने हैं? 2.9, 1.1, 0.9, 11:1, सॉरी 11:9। हमें क्या बताना है, कबूतर या फिर रैबिट? कबूतर। तो 11/20, तो हम कहेंगे 200। 11/20 200 का 110 वहां पर कबूतर है। दूसरा तरीका, माना 200 में x कबूतर हैं, तो बचे हुए 200 माइनस x क्या होंगे? रैबिट। ये कबूतर हो गए, ये खरगोश हो गए। तब आप मुझे बताना, एक कबूतर में 2 पेयर, तो टोटल कबूतरों में पेयर कितने होंगे? 2x। एक खरगोश में 4 पेयर, तो इन खरगोशों में कुल पेयरों की संख्या 500, 2x 800, 4x 580। तो हम कहेंगे 800 माइनस 580, 2 माइनस 4x माइनस 2x इधर आ जाएगा, 220, x की वैल्यू आ जाएगी 100। तीसरा तरीका, कागज की भी जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा पैटर्न। मान लेते हैं कि यहां पर जितने भी लोग होंगे सबके पास जितने सिर है उसके डबल पैर है। तो एक सिर पर पैर 2 होते हैं जनरली। कमरे में अगर 10 लोग हैं तो पैर कितने हो जाएंगे? 20। कमरे में अगर 20 लोग हैं तो पैर कितने हो जाएंगे? 40। लेकिन अगर कमरे में किसी ने कहा कि 40 की जगह पर 50 पैर है, तो हम कहेंगे कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास 2 के अतिरिक्त एक्स्ट्रा पैर आ गए हैं।
4 पैर वाले के एक जीव के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 10 पैर अगर एक्स्ट्रा आ गए तो ऐसे लोग 5 होंगे, तब जाकर 10 एक्स्ट्रा आएंगे। इसे ऐसे याद रखना है, जितना एक्स्ट्रा है उसका आधा कर दीजिए, वो 4 पैर वालों का नंबर होगा। तो 200 सिर, मुझे बताइए अगर 100 सिर और 240 पैर होते तो हम कहते हैं कि 100 सिर पर पैर कितने आने चाहिए थे? 200। ज्यादा कितने आए? आधा कर दो। 20 कौन? 4 पैर वाले। तो 200 सिर पर पैर कितने आने चाहिए थे? 400। कितना ज्यादा आ रहा है? आधा कर दो। 90 कौन? 4 पैर डायरेक्ट। और अगर 90 लोग 4 पैर वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है सिर भी 90 उनके होंगे, तो बचे हुए 110 सिर किनके होंगे? 2 पैर वालों। मुझे बताइए 80 सिर और 200 पैर होते तो 20 कौन? 4 पैर, क्योंकि 80 पर कितना आना चाहिए था? 160, एक्स्ट्रा 40 है, आधा कर दीजिए। मान लीजिए मैंने कहा होता 100 सिर और 250 पैर है, डायरेक्ट इतना ही टाइम लगना चाहिए। आप चाहे तो भी x+y का एक और मेथड हो सकता है, चौथा मेथड, और पांचवा मेथड फिर कुछ भी ना है तो बाय ऑप्शन उत्तर आ ही सकता है। कर पाएंगे इस टाइप के सवाल? आइए टाइप थर्ड। इसमें बात है सीधा प्रॉफिट लॉस के बेस पर क्वांटिटी डिटरमाइन करनी होती है। लिखना कैसा सवाल बनता है? ए मर्चेंट हैज 100 kg ऑफ शुगर। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चीनी है। ए मर्चेंट हैज 100 kg ऑफ शुगर। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चीनी है। पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 7% प्रॉफिट। इसका कुछ भाग वह 7% लाभ में बेचता है। पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 7% प्रॉफिट। इसका कुछ भाग वह 7% लाभ में बेचता है। एंड रेस्ट एट 17% प्रॉफिट, और शेष 17% लाभ में। एंड रेस्ट एट 17% प्रॉफिट, और शेष 17% लाभ में। ही गेन 10% ऑन द होल। इसे कुल 10% का लाभ होता है। ही गेन 10% ऑन द होल। इसे कुल 10% का लाभ होता है। हाउ मच इज सोल्ड एट 17% प्रॉफिट। तब 17% लाभ में इसने कितना केजी शुगर बेचा होगा? 17% लाभ में कितना केजी शुगर बेचा होगा? 30। आ रहा है? अरे 3 चीजें दिख रही बिल्कुल इसमें। तो ये सवाल तो ऐसा है, एलिगेशन उभर कर बाहर कहता है कि मैं एलिगेशन का सवाल हूं। ये ऐसा सवाल 7%, 17%, 10%, 7 और 3। कितना पूछा गया था? 17% वाला। तो 3/10 100 kg का हम कहेंगे कि 30 किलोग्राम चीनी उसने 17% के प्रॉफिट में बेची है, और बची हुई 70 किलोग्राम चीनी उसने 7% के प्रॉफिट में बेची। मतलब यहां 3 टाइप का प्रॉफिट लॉस दिया जाता है, क्वांटिटी अलग अलग करके। एक और ट्राई करना। ए मैन बाय 2 हॉर्सेस फॉर ₹1350। एक आदमी 2 घोड़े बेचता है, प्रत्येक को 1350 रुपए में। ए मैन बाय 2 हॉर्सेस फॉर ₹1350। एक आदमी 2 घोड़े बेचता है, सॉरी, एक आदमी 2 घोड़े खरीदता है 1350 रुपए में। ए मैन बाय 2 हॉर्सेस फॉर ₹1350 एंड सेल्स 1 so as to लॉस 6%। एक को वह 6% की हानि में बेचता है। एंड सेल्स 1 so as to लॉस 6%। एक को वह 6% की हानि में बेचता है। एंड द अदर so as to gain 7.5%। दूसरे को वह 7.5% के
लाभ में बेचता है एंड ऑन द होल ही नाइदर गेन नॉर लॉस, और इसे ना तो कोई लाभ होता है और ना ही हानि। व्हाट डज फर्स्ट हॉर्स कोस्ट, तब पहले घोड़े की कीमत याद कीजिए। $750। क्या सस्ता, महंगा और एवरेज दिख रहा है? सस्ता है -6 क्यों? लॉस। महंगा है +7.5, अब एवरेज है 0, ना तो प्रॉफिट ना लॉस। रेशो आ जाएगा 5:4। हम कहेंगे पहले घोड़े की कीमत होगी 750 रुपए। ₹750। यहीं पर डायरेक्ट दिख जाना चाहिए था 750 और 600 रुपए। डायरेक्ट अगर आप देखें तो यहाँ रेशो में ही दिखा हुआ था कीमत कितनी होगी। मतलब इस टाइप के सवाल भी एलिगेशन से सॉल्व होते हैं। अंतिम सवाल याद करिए, रेशो प्रोपोर्शन में हमने आपको एक सवाल कराया था सोने चांदी वाला, और उस सोने चांदी के सवाल की खासियत थी कि वहां दोनों को मिलाई गई मात्रा क्या थी, दोनों मिक्सचर की बराबर थी, और पूछा था कि तीसरे मिक्सचर में सोने चांदी की मात्रा का रेशो क्या होगा। अब यहां सवाल उल्टा बन रहा है, मतलब यहां पर आपको दो मिक्सचर दिए जाएंगे, पर यहां पर दोनों को किस मात्रा में मिलाए आपको बताना है, ताकि उसको अपनी मर्जी का रेशो मिल जाए। वहां पर वो रेशो खुद पूछता था, यहां रेशो पहले से ही बताया जाएगा। जहां पर इक्वल क्वांटिटी मिलाया गया वो रेशो प्रोपोर्शन का सवाल है, और जहां पर रेशो पूछा जाएगा कि किस रेशो मिलाए वो एलिगेशन का सवाल होगा। सबसे टिपिकल सवाल और आखिरी टाइप लिखना। 2 vessels A and B contain milk and water। दो पात्र A और B में दूध और पानी का अनुपात 2 vessels A and B contain milk and water in the ratio 5:2 and 8:5 respectively। दो पात्र A और B में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 8:5 है। 2 vessels A and B contain milk and water in the ratio 5:2 and 8:5 respectively। दो पात्र A और B में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 8:5 है। इसका मतलब समझे ना, पहले पात्र में दूध 5 तो पानी 2 है, और दूसरे पात्र में दूध 8 तो पानी 5 है। फाइंड द रेशो इन विच दीज मिक्सचर आर टू बी मिक्स्ड। फाइंड द रेशो in which these mixture are to be mixed to get a new mixture। इस मिश्रण को किन अनुपात में मिलाया जाए, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। Find the ratio in which these mixture are to be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 9:4। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि दूध और पानी का अनुपात
नए मिश्रण में 9:4 हो जाए, ताकि दूध और पानी का अनुपात नए मिश्रण में 9:4 हो जाए। मतलब आपको 9:4 वाला मिश्रण बनाना है, तो आप कितना पहला मिश्रण डालेंगे और दूसरा कितना, करके देखिए ट्राई। सबसे टिपिकल सवाल होता है ये। सेवन इज टू 2, 7:2। आइए देखना इसे एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों में हम एलिगेशन लगाएंगे या तो कंप्लीट तीनों के दूध की मात्रा पर या तीनों के पानी की मात्रा पर। कैसे, देखो एलिगेशन कैसे लग रहा है। पहले मिश्रण में दूध की इतनी मात्रा थी, दूसरे मिश्रण में दूध की इतनी मात्रा थी, दोनों को मिलाकर हमें दूध की कुछ नई मात्रा चाहिए, तो इसलिए एलिगेशन का सवाल बन गया। जैसे एक अलग किलोग्राम का शुगर था, एक अलग किलोग्राम का शुगर था, और हमें दोनों को मिलाकर एक नए किलोग्राम का शुगर बनाना था। तो दूध की मात्रा कुछ और थी, दूध की मात्रा कुछ और थी, और हमें नई दूध की मात्रा इनको मिलाकर बनानी थी। पहले वाले में दूध की मात्रा कितनी है? 5/7। दूसरे में कितने की डिमांड है? तो एलिगेशन लगा देते हैं। 9/13, 8/13, 5/7, 9/13, तो हम कहेंगे 1/13, और ये आ जाएगा 91, 65, 63, 1/13, 2/91। क्या करेंगे नीचे की वैल्यू हटाने के लिए? एलसीएम 91 आया होगा, 7:2। इसका मतलब आप समझे क्या? 7:2 क्या है? पहले मिश्रण का 7 लीटर और दूसरे मिश्रण का 2 लीटर मिला दीजिए, तो जो 9 लीटर का मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 9:4 होगा। और ऐसा नहीं कि दूध के बेस पर, आप पानी के भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए तीनों मिश्रण का पानी ले लिया, तो 2/7, 5/13 और 4/13 सॉल्व कर देते हैं। वन बाय 13, 28, 26। आंसरों में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। हम कहेंगे 7:2, 7:2। कर सकते हैं। यह अंतिम सवाल होता है एलिगेशन में कुछ इस पैटर्न का। लास्ट वाले स्टेप में 1/13 2/91। तो याद करो पहली क्लास में रेशो प्रोपोर्शन में मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर कहीं पर भी नीचे अपॉन वाली चीज को खत्म करना है तो हमें क्या करना चाहिए? एलसीएम नीचे का, तो 13 और 91 का एलसीएम आ जाएगा 91, और उस 91 का दोनों में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 7:2। यहां पर समाप्त होता है एलिगेशन। लिखिएगा, क्या प्रॉब्लम ऑन एज हुआ है? प्रॉब्लम ऑन एज नहीं हुआ है। लिखिएगा फिर टॉपिक, क्योंकि ये भी रेशो प्रोपोर्शन के नजदीक वाला टॉपिक ही है। प्रॉब्लम ऑन एज, आयु पर आधारित प्रश्न।
प्रॉब्लम ऑन एज के जब सवालों की बात करेंगे तो प्रॉब्लम ऑन एज पर आपसे पिता पुत्र के सवाल बनेंगे या किसी एक व्यक्ति की आयु के बारे में बताया जाएगा। जनरली हम इसे एक्स के मेथड से सॉल्व करते हैं। जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा बाय ऑप्शन इसके उत्तर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लिखना पहला सवाल, राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर, 15 वर्षों के पश्चात राजीव की आयु, राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर will be 5 times his age 5 year back। राजीव की आयु 15 वर्षों के पश्चात उसके 5 वर्ष पूर्व की आयु का 5 गुना हो जाएगी। राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर will be 5 times his age 5 year back। What is the present age of राजीव, तब राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। मुझे आप ये बताना, कहीं भी जब इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इक्वेशन को बनाने में, क्योंकि एक बार इक्वेशन बन गया तो आंसर तय है। तो इसके लिए मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कह रहा हूं, मुझे आप बताना 2 10 के बराबर कब आ पाएगा, जब उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हमेशा छोटे में होता है, क्या याद रखेंगे आप, मल्टीप्लाई हमेशा छोटे में होता है, तब जाकर वो किसी बड़े के बराबर आएगा। तब आप मान लीजिए कि राजीव की वर्तमान आयु x की है, 15 वर्ष के बाद वो कितने का होगा, x प्लस 15, और 5 साल पहले वो कितने का रहा होगा। मुझे बताओ राजीव छोटा कब रहा होगा, 15 साल बाद या 5 साल पहले। तो मल्टीप्लाई 5 गुना होगा वो, किस में 5 का गुना करूं मैं, बस अब यहां से आदत अगर डाल दी अपने, 5 वर्ष पहले की 5 गुना आयु 15 वर्ष बाद की आयु होगी। सॉल्व कर देते इस इक्वेशन को। 25 इधर लेकर आ जाइए, x उधर चला जाएगा, तो 40 बराबर 4x। फिर से देखना, राजीव की आयु 15 वर्ष के पश्चात उसके 5 वर्ष पूर्व की आयु का 5 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व होगा x माइनस 5, अगर वर्तमान में x है तो, और 15 साल बाद होगा x प्लस 15, तो x प्लस 15 x माइनस 5 का 5 गुना। और इसमें 5 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू छोटी थी, तब जाकर ये इसके बराबर बन पाएगी। जिनको इक्वेशन बनाने में याद आए तो वो 2 गुना 5 बराबर 10 को याद रखिएगा। इसी पैटर्न में अब आप ट्राई करिए सवाल। ये पहला टाइप है जिसमें सिंगल पर्सन पर सवाल आता है। मोहन्स एज आफ्टर 8 ईयर, मोहन की आयु 8 वर्ष के पश्चात, मोहन्स एज आफ्टर 8 ईयर will be 2 times his age 4 year back। मोहन की आयु 8 वर्ष के पश्चात उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुना होगी। मोहन एज आफ्टर 8 years will be 2 times his age 4 year back। मोहन की आयु 8 वर्ष के पश्चात उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुना होगी। What is the present age of मोहन, मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 16।
माना मोहन की वर्तमान आयु कितनी है x, कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष पहले। बस जिन्होंने अब इक्वेशन बनाना सीख लिया, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसकी वर्तमान आयु कितनी है। अब मान लो कि कुछ भी ना एग्जाम हॉल में, बहुत स्थिति दयनीय हो गई, तो बाय ऑप्शन आना चाहिए। 4 वर्ष पहले वो 12 का होगा, अगर 16 ऑप्शन में है तो 8 वर्ष बाद वो 24 का बनेगा। तो कितना गुना हो रहा है वो, हम कहेंगे हमने जो ऑप्शन चुना हुआ क्या है, सही है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं और 16 ऑप्शन में था, तो 16 अगर सही है तो 4 साल पहले कितना होगा वो 12 का, 8 साल बाद वो कितने का बनेगा 24 का। तो क्या 12 का 24 दो गुना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है। 24 जो है 12 का डबल होता है। हम जो कहेंगे हम 16 जो ऑप्शन चुना वो क्या है, सही है। ऐसे सवालों में बाय ऑप्शन आंसर तो आ ही जाता है अगर कुछ भी ना है तो। लेकिन आप पिता पुत्र वाला सवाल टाइप 2, रोहित वॉज 4 times as old as his son. रोहित was 4 times as old as his son. रोहित उसके पुत्र का 4 गुना था 8 वर्ष पूर्व। रोहित was 4 times as old as his son 8 years ago. रोहित उसके पुत्र का 4 गुना था 8 वर्ष पूर्व। After 8 years, Rohit will be twice as old as his son. 8 वर्ष के पश्चात रोहित पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। After 8 years, Rohit will be twice as old as his son. 8 वर्ष के पश्चात रोहित पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। What are their present ages? तब इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर 5 साल उसका बच्चे की आयु होती तो 8 साल पहले तो उसने जन्म भी नहीं लिया था, कितना गुना कैसे हो जाएगा। वर्तमान आयु ये तो कंफर्म है कि पुत्र की आयु 8 साल से तो बड़ी ही होगी, नहीं तो गुना कैसे हो पाएगा। आइए देखना कैसे आंसर निकालेंगे। इस वाले सवाल में अगर आप वर्तमान आयु मानेंगे ना तो फिर 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा x और y का। अगर आप एक ही इक्वेशन से आंसर देना चाहते हैं तो आइए डायरेक्ट आंसर मेथड है ये, पर ये शॉर्ट मेथड है, जल्दी आंसर आ जाता है। मान लेते हैं 8 साल पहले पुत्र की आयु x थी। 8 साल पहले पुत्र की आयु x थी 8 साल पहले, तब पिता की आयु कितनी होगी 4 गुना थी, ठीक है। पर यह घटना कब की है 8 साल पहले। अभी से 8 साल बाद तो उस समय से कितने साल बाद 16 साल बाद। 16 साल बाद पिता हो जाएगा 4x + 16 का, पुत्र हो जाएगा x + 16 का। लेकिन उस समय पुत्र की आयु का पिता केवल 2 गुना होगा। तो 4x + 16 2x + 32, 4x - 2x 32 - 16, तो हम कहेंगे 8 वर्ष। पर यह आंसर नहीं है, ये तो कब की सिचुएशन है 8 ईयर बिफोर। तो ये 8 का होगा
पिता 32 का होगा, वर्तमान में पिता 40 का होगा और पुत्र 16 का होगा। और अगर आप XY के बेस पर लेकर आएंगे तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सवाल थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 8 साल पहले माना पुत्र X का था तो पिता 4X का हो गया। 8 साल के बाद मतलब वहां से 16 साल के बाद पिता 4X + 16 का, पुत्र X + 16 का होगा और पुत्र की आयु का वह 2 गुना हो जाएंगे। सॉल्व करते चले गए तो X की वैल्यू आ गई, लेकिन वो 8 साल पहले की वैल्यू। कल आप लोग आ सकते हैं 2:30 बजे केवल मैथ्स के लिए। 2:30 से 3:45 तक की क्लास रहेगा। कल आ जाइए, एज खत्म कर दूंगा और टाइम डिस्टेंस शुरू करेंगे, क्योंकि राजस्थान वालों का सिलेबस मुझे पहले खत्म कर देना है, क्योंकि शायद एग्जाम का डेट चेंज ना हो, संभावनाएं कम हो रही है। अगर जल्दी रिजल्ट आ जाता है न्यायालयों का फैसले तो एग्जाम डेट चेंज होगा, लेकिन हम तो उसी डेट को मानते हुए चल रहे हैं कि 26 या 27 दिसंबर को एग्जाम होगा। तो हम 5 तारीख तक चाहते हैं कि मैथ्स खत्म हो जाए। कल आप आ जाइए केवल, क्योंकि उसके बाद हमें 4 दिनों के लिए फिर 3 दिनों के लिए फिर जाना पड़ रहा है। हुआ तो फिर मैं सैटरडे या संडे आपकी क्लास बुलाऊंगा। 3 दिन का आखिरी क्लास बचा है जोधपुर में। तो कल आप आ जाइएगा 2:30 से लेकर 3:45। उसके बाद फिर सीधा मंडे के दिन अगर मैंने कॉल किया तो आपको सैटरडे सभी को मैसेज मिलेगा तो ही आइएगा, क्योंकि अगर मेरा सिलेबस वहाँ खत्म करा दिया मैंने, केवल रीजनिंग का सिलेबस बचा है उत्कर्ष में, वो खत्म हो जाता है तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगा तो हो सकता है 3-1 घंटे आपकी क्लास लूँगा केवल। क्लियर है बातें? कल आपको आना है केवल, कल केवल मैथ्स होगा 2:30 से 3:45 4 बजे तक। कोई डाउट इसमें?